So hello everyone. So we are starting with the next standard of auditing, that is SA 402, audit considerations relating to an entity using a service organization. ठीक है, तो अब ऐसे 400 की सीरीज में ना दो ही स्टैंडर्ड हैं. अभी अपन ऐसे 400 का सीरीज करने वाले हैं. एक ऐसे 402 है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा स्टैंडर्ड है, टेक्निकल स्टैंडर्ड है. दैट इज ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. और दूसरा ऐसे 450 है जो कि मिस स्टेटमेंट के बारे में है, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट. वो आप बोल सकते हो कि सबसे छोटा स्टैंडर्ड है. आउट ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग दैट इज द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड. ठीक है ना. तो ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्टिकुलर स्टैंडर्ड क्या कहना चाहता है. अगर आप बुक से इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड को पढ़ोगे, अगर आप नोट टेक्स्ट से पढ़ोगे, आईसीएआई के लिटरेचर से पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं इस स्टैंडर्ड में आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को मिलेगा. ये स्टैंडर्ड आपको टफ लगेगा, टेक्निकल लगेगा. ठीक है, लेकिन इसके लिए मैंने आपके लिए ना पूरा नोट्स तैयार किया इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड का. जितना रेलिवेंट उतना नोट्स तैयार किया है और एकदम एक फ्लो बनाया है. एक ऐसा फ्लो तैयार किया है कि इस फ्लो के साथ ना आप कॉन्सेप्चुअली स्टैंडर्ड को समझ पाओगे. इस फ्लो के साथ आप कॉन्सेप्चुअली इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड को कनेक्ट कर पाओगे और ये स्टैंडर्ड आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा. तो आपको खाली क्या करना है, मेरी बातें अच्छे से सुननी है, मेरे साथ इस फ्लो में कनेक्टेड रहना है, कनेक्टेड विद द फ्लो. ठीक है ना. आपको क्या करना है, पार्टिकुलरली फ्लो के साथ कनेक्टेड रहना है. ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, ध्यान से कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना मेरे साथ, और उसके बाद मेरे साथ नोट्स बनाना. राइट. एंड आपको मैं बता दूंगा कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके पढ़ने हैं. उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के मैं नोट्स भी बनवा दूंगा आपको. एंड योर वर्क विल बी डन. तो बहुत आसान है. सबसे पहले मान के चलो, लेट अस से इन्फोसिस लिमिटेड. इन्फोसिस लिमिटेड का ऑडिटर है पीडब्ल्यूसी. इन्फोसिस लिमिटेड का ऑडिटर कौन है सर? पीडब्ल्यूसी. ठीक है. तो इन्फोसिस लिमिटेड का ऑडिटर है पीडब्ल्यूसी. अब एज ए ऑडिटर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड, पीडब्ल्यूसी ने क्या करना चाहिए? ऑब्टेन करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्फोसिस. ऐसे 315 का एप्लीकेशन कि पीडब्ल्यूसी को क्या करना चाहिए? इन्फोसिस के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, पीडब्ल्यूसी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को समझना चाहिए, और साथ में इन्फोसिस में क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई करना चाहिए ROMM, रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट. तो अगेन कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस है. ठीक है. उसके ऑडिटर्स कौन है वहां पे? पीडब्ल्यूसी है. अब पीडब्ल्यूसी को आइडियली क्या करना चाहिए सर? ऐसे 315 अप्लाई करके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि इन्फोसिस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इन्फोसिस का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसा है, और ऐसे 315 अप्लाई करके ROMM, दैट इज रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन्फोसिस ने क्या किया हुआ है, अपना कुछ मेजर काम आउटसोर्स कर रखा है टू ए थर्ड पार्टी. इन्फोसिस ने अपना कुछ मेजर काम आउटसोर्स कर रखा है टू ए थर्ड पार्टी ABC लिमिटेड. और वो मेजर काम कौन से हैं सर? वो मेजर काम वैसे हैं जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले हैं, जो कि ऑडिट के लिए रेलिवेंट हैं. जैसे मान लीजिए पेरोल का काम आउटसोर्स कर रखा है, या फिर एडमिन का काम आउटसोर्स कर रखा है, या फिर HR का काम आउटसोर्स कर रखा है, या फिर अकाउंटिंग का काम आउटसोर्स कर रखा है. तो तुम सोच के देखो यार कि तुम पार्टिकुलरली इन्फोसिस का ऑडिटर हो, मतलब वहां पे पीडब्ल्यूसी है, और तुमको इन्फोसिस के इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार इन्फोसिस ने तो अपना मेजर चंक ऑफ काम क्या कर रखा है सर? आउटसोर्स कर रखा है. और वो भी वैसे काम आउटसोर्स कर रखे हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को प्रभाव डालने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट हैं, जैसे कि पेरोल हो गया, एडमिन हो गया, HR हो गया, अकाउंटिंग हो गया. अब यहां पे अगर इन्फोसिस ने कुछ माइनर वर्क आउटसोर्स करा होता जो कि ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं होता, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को उतना अफेक्ट नहीं करता, तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो मेरे लिए इतना कंसिडरेशन नहीं होता. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्फोसिस ने अपना मेजर काम आउटसोर्स कर रखा है जो कि ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है टू ABC लिमिटेड, जैसे कि पेरोल हो गया, एडमिन हो गया, HR हो गया, अकाउंटिंग हो गया. अब तुम एक चीज समझना, लॉजिकली समझना. क्या समझना? कि सर एज ए ऑडिटर मुझे पूरे इन्फोसिस लिमिटेड के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पूरे इन्फोसिस लिमिटेड के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ROMM आइडेंटिफाई करना है. अब ये जो काम आउटसोर्स किया है, ये भी तो उसी इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है ना, ये भी तो उसी इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है ना. वो अलग बात है कि वो काम इन्फोसिस के वहां नहीं होकर कहीं और आउटसोर्स हो गया है, बट है तो वो भी इन्फोसिस का हिस्सा है कि नहीं. अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है? इन्फोसिस के अकाउंटिंग को अफेक्ट कर रहा है, इन्फोसिस के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रहा है, इन्फोसिस का IT सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है ना. है तो वो भी इन्फोसिस का हिस्सा. तो लॉजिकली तुम सोचो और मुझे बताओ, एज ए ऑडिटर
अगर इन्फोसिस लिमिटेड ने ये सारे काम आउटसोर्स कर दिए हैं किसी थर्ड पार्टी को, तो ये क्या सारे काम को मैं इग्नोर कर दूं? इनके रिस्पेक्ट में जो इंटरनल कंट्रोल्स होंगे इनको क्या मैं इग्नोर कर दूं? नहीं। लॉजिकली तुम सोचो, अगर इन चीजों को मैं इग्नोर कर दूंगा तो मैं कभी भी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले ही नहीं पाऊंगा इन्फोसिस का, ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझ ही नहीं पाऊंगा, है ना, अगर मैं इन चीजों को इग्नोर कर दूंगा। और अगर मैं अंडरस्टैंडिंग ले ही नहीं पाऊंगा ऑन ए ओवरऑल बेसिस, यानी मैं ट्रू एंड फेयर बेसिस में रिपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का वही डिफीट हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा एज ए ऑडिटर, सर ये जो फंक्शंस आउटसोर्स किए गए हैं इनके रिस्पेक्ट में भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, इनके रिस्पेक्ट में भी इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। बिना अंडरस्टैंडिंग लिए तो काम नहीं चलेगा, बिना अंडरस्टैंडिंग लिए तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब इन दैट सिचुएशन में क्या करूं? अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास क्या रास्ता है? हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड। कैसे अंडरस्टैंडिंग लूं? मेनली तो मुझे यही करना है ना कि यार जो काम आउटसोर्स किया गया है उसके इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है कि नहीं, उन चीज़ों के ऊपर भी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे एंटिटी को जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो मैं कैसे करूंगा सर? एक ऑप्शन तो ये है कि मैं क्या बोलूंगा इन्फोसिस लिमिटेड को कि ठीक है आपने एबीसी लिमिटेड को काम आउटसोर्स किया है, हम एबीसी लिमिटेड के पास जाएंगे और एबीसी लिमिटेड के पास जाकर हम बोलेंगे कि भैया इन्फोसिस ने जो तुमको काम आउटसोर्स करा है ना, हम उनकी ऑडिट करेंगे, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो मैं एबीसी लिमिटेड के प्रीमाइसेस में जाकर वहां क्या करने वाला हूं सर? ऑडिट करने वाला हूं, ठीक है ना। एबीसी लिमिटेड के वहां जाकर वहां क्या करने वाला हूं सर? ऑडिट करने वाला हूं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताना, तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन 1 है कि गो मतलब विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड कंडक्ट द ऑडिट। ऑप्शन 1 क्या मेरे पास? विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड कंडक्ट द ऑडिट, ठीक है, विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड कंडक्ट द ऑडिट। लेकिन प्रैक्टिकली एक चीज बताना, तुमको क्या लगता है कि एबीसी लिमिटेड क्या खाली इन्फोसिस का काम करता होगा क्या? नहीं, एबीसी लिमिटेड इन्फोसिस का काम नहीं करता होगा। अब बाकी जो आईटी कंपनीज होंगी, टीसीएस, आईबीएम, कहीं ना कहीं इनको भी वो सर्विस रेंडर कर रहा होगा, और भी कंपनीज होंगी उसके रडार में जिनको वो सर्विसेज रेंडर कर रहा होगा। तो सोचो हर किसी का ऑडिटर जाके वहां बैठ जाए और बोले कि मुझे ऑडिट करना है, तो इन दैट सिचुएशन एबीसी लिमिटेड क्या बोलेगा कि भैया मैं अपना काम धंधा बंद कर देता हूं और काम धंधा बंद करके मैं ऑडिट खेल लेता हूं। आज तुम आए हो ऑडिट करने के लिए, कल को दूसरे कंपनी का ऑडिटर आएगा, कल को तीसरे कंपनी का ऑडिटर आएगा, तो मैं काम करूं ही क्यों? तुम लोग आके ऑडिट ही कर लो ना, तुम लोग मुझे काम तो करने दोगे नहीं। तो प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है भैया। तुम अगर एबीसी लिमिटेड के वहां पे ऑडिट करने चले जाओगे ना, वो तुमको धक्के मार के बाहर निकालेगा, बोलेगा तुम इन्फोसिस के ऑडिटर हो, जाके वहीं ऑडिट करो। सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो अब मैं क्या करूं भाई? इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो अब मैं क्या करूं? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन 1 पॉसिबल नहीं है, विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ एबीसी लिमिटेड। यह एक ऑप्शन 2 भी होता है, अपॉइंट सम अदर ऑडिटर टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ एबीसी, कि हम ही क्या करें, किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करें और बोले कि भैया जाके एबीसी का ऑडिट करके आ। तो प्रैक्टिकली यार ये वाला ऑप्शन भी फिजिबल नहीं है। यहाँ भी सेम दिक्कत आने वाली है कि अल्टीमेटली हम अपने ऑडिटर्स को वहाँ भेज रहे हैं, तो भाई हर कोई अपना अपना ऑडिटर अपॉइंट करके भेजेगा या खुद पहुँच जाएगा, तो उनका जो फ्लो ऑफ वर्क है वो पूरा डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। तो ये ऑप्शन भी फिजिबल नहीं है, ये ऑप्शन भी फिजिबल नहीं है, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला, स्टैंडर्ड ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या निकाला? बोला कि देखो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है? अल्टीमेटली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुमको एश्योरेंस चाहिए इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, तुमको एश्योरेंस चाहिए इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कि पार्टिकुलरली जो एक्टिविटीज तुम्हारे कंपनी ने आउटसोर्स कर रखा है उस एंटिटी को, जो एक्टिविटीज तुम्हारे पार्टिकुलरली जो फंक्शंस तुम्हारी कंपनी ने आउटसोर्स कर रखा है उस पार्टिकुलर एंटिटी को, एबीसी को, तो तुमको क्या करना है, उन कंट्रोल्स के बारे में तुमको एश्योरेंस चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, आस्क एबीसी लिमिटेड टू अपॉइंट ए इंडिपेंडेंट ऑडिटर
आस्क एबीसी लिमिटेड टू अपॉइंट ए इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू गिव एश्योरेंस विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है ना, या एश्योरेंस अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड। तो प्रैक्टिकली यहां क्या होगा कि अब जो एबीसी लिमिटेड है वो एक दूसरे ऑडिटर को हायर कर लेगा, मान लो केपीएमजी को हायर कर लेगा, और केपीएमजी को बोलेगा कि एक काम करो, तुम कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करो, जो भी सर्विसेज अलग अलग एंटिटीज ने हमें आउटसोर्स की हुई है, हमने क्या कंट्रोल्स लगाए हैं उस पार्टिकुलर रिस्पेक्ट में, तुम उसे अंडरस्टैंड करो, और अंडरस्टैंड करके एक एश्योरेंस रिपोर्ट सामने वाली पार्टी को दे दो, अंडरस्टैंड करके एक एश्योरेंस रिपोर्ट सामने वाली पार्टी को दे दो, ठीक है। तो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं, उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो अभी तक की बातें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, कि इन्फोसिस लिमिटेड के ऑडिटर्स हैं हम, पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी का काम है ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीएफआर प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरओएमएम, बट पीडब्ल्यूसी ने अपना मेजर काम आउटसोर्स कर रखा है टू एबीसी लिमिटेड, ठीक है। और हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड। तो ऑप्शन 1, विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ एबीसी लिमिटेड, गेट द ऑडिट डन, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन 2, अपॉइंट सम अदर ऑडिटर्स टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन 3, व्हाट इज पॉसिबल इज आस्क एबीसी लिमिटेड टू अपॉइंट ए इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू गिव एश्योरेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मुझे थोड़ा फिजिबल लग रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे पीडब्ल्यूसी क्या करेगा सर, ध्यान से सुनना, ऑब्टेन करेगा, पीडब्ल्यूसी को क्या करना है, ऑब्टेन करना है अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड। अब पीडब्ल्यूसी क्या करने वाला है, शैल आस्क द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी टू एंगेज ए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, टू एंगेज ए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर। अब एक चीज याद रखना, वो जो ऑडिटर होगा एबीसी लिमिटेड का, क्या वो एबीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में तुमको ओपिनियन देने वाला है क्या? द आंसर इज नो। अपने को क्या मतलब है भैया एबीसी लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है कैसा नहीं है, अपने को बिल्कुल मतलब नहीं है। अपने को पार्टिकुलरली किस चीज से मतलब है, कंट्रोल से मतलब है कि हमने जो फंक्शंस आउटसोर्स करे हैं, हमारी एंटिटीज ने जो फंक्शंस आउटसोर्स करे हैं, उसके रिस्पेक्ट में कंट्रोल कैसा है। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपने को बिल्कुल मतलब नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं है। वो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है क्या नहीं है, अपने को मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिकली एबीसी लिमिटेड जिसको अपॉइंट कर रहा है वो स्टेट ऑडिटर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर है जो एश्योरेंस देने वाला है अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड, ठीक है, मान लीजिए केपीएमजी। और वो जो एश्योरेंस देगा उसके लिए एक रिपोर्ट स्पेसिफाई किया हुआ है इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड में कि वो एश्योरेंस दिया जाएगा या तो टाइप 1 रिपोर्ट में या टाइप 2 रिपोर्ट में, ठीक है। वो जो एश्योरेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा टाइप 1 रिपोर्ट में या टाइप 2 रिपोर्ट में, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब देखना सर कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो फ्रेम होता है अभी तक के कॉन्सेप्ट से। पीडब्ल्यूसी किसको ऑडिट कर रहा है सर? इन्फोसिस को ऑडिट कर रहा है, और इन्फोसिस किसी और के सर्विसेज को यूज कर रही है, इन्फोसिस किसी और के सर्विसेज को यूज कर रही है, ठीक है ना। मतलब एबीसी लिमिटेड इन्फोसिस को सर्विस दे रहा है, और जो एबीसी लिमिटेड इन्फोसिस को सर्विस दे रहा है, और एबीसी लिमिटेड इन्फोसिस जो है एबीसी लिमिटेड के सर्विसेज को यूज कर रही है। तो यहां पे इन्फोसिस होता है यूजर एंटिटी, इन्फोसिस होता है यूजर एंटिटी। अब अगर इन्फोसिस जो है यूजर एंटिटी है तो इन्फोसिस का ऑडिटर जो पीडब्ल्यूसी होगा वो कौन होगा? यूजर एंटिटी का ऑडिटर। वो कौन होगा? यूजर एंटिटी का ऑडिटर। अब एडब्ल्यूसी क्या कर रही थी, एबीसी क्या कर रही थी? सर्विस दे रही थी, तो एबीसी हो गई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और एबीसी का ऑडिटर था यहाँ पे केपीएमजी, वो हो गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर, वो हो गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर, ठीक है। अब एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताना, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है क्या कि इन्फोसिस लिमिटेड ने अपना कुछ मेजर वर्क आउटसोर्स करा एबीसी लिमिटेड को, तो एबीसी लिमिटेड जो है वो कंट्रोल लगाएगा, वो अलग बात है, हम उस कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, वो ठीक है, अलग बात है। लेकिन यार इन्फोसिस लिमिटेड ने भी तो कुछ कंट्रोल्स लगा रखे होंगे अपने एंड पे, इन्फोसिस लिमिटेड ने भी तो कुछ कंट्रोल्स लगा रखे होंगे अपने एंड पे टू एंश्योर कि जो काम उसको एबीसी लिमिटेड से प्रोसेस होके मिले वो सही मिले, है ना। यार सिंपल सी चीज है, तुम अपना लैपटॉप जाते हो किसी को ठीक करने के लिए देते हो, जब सामने वाला तुमको लैपटॉप ठीक करके देता है, अब एक तो हो गया कि सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया हुआ है, कंट्रोल्स लगा रखा है
कि जो भी लैपटॉप्स हमारे पास आ रहे हैं वो कहीं मिक्स मैच ना हो, कहीं भी वहाँ कुछ एम्प्लॉय वगैरह कुछ गड़बड़ वगैरह ना करें पार्ट्स वगैरह के साथ। और एक जब लैपटॉप वापस आएगा हमारे पास तो क्या तुम बिना चेक करे उसको छोड़ दोगे क्या? नहीं, तुम भी तो प्रॉपर्ली चेक करोगे ना कि लैपटॉप सही कंडीशन में वापस मिला है कि नहीं मिला है कि नहीं? तो भाई अल्टीमेटली जब अगर हम इतने बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, इन्फोसिस के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ इन्फोसिस ने अगर इतना मेजर काम आउटसोर्स कर रखा है तो क्या इन्फोसिस ने अपने एंड पे कुछ भी कंट्रोल्स नहीं लगा रखे होंगे टू एंश्योर कि एबीसी लिमिटेड उसका काम सही करके दे? बिल्कुल लगा रखे होंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है यार कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट सेंटर किए जाते हैं, प्रॉपर टर्म्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर सर्विस एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं। तो उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स कि यूजर एंटिटी भी कुछ कंट्रोल्स लगाता है अपने एंड पे टू एंश्योर कि उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सही काम मिले, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। तो याद रखिएगा, PwC will also obtain understanding of controls deployed by Infosys with respect to outsourcing. PwC will also obtain understanding of controls deployed by Infosys with respect to outsourcing. इसको हम लोग बोलते हैं complementary user entity controls, that is controls deployed by the user entity. Controls deployed by the user entity. ठीक है जी? तो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड का बेसिक फंडामेंटल, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इतना बात तुमको समझ में आ गया है तब जाकर अपन स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट स्टडिंग द स्टैंडर्ड और तुमको बातें समझ में आने लगेंगी। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को बुक से तुमको रीड करना है, वो तुम्हारा होमवर्क है। और तुम जब बुक से रीड करोगे तुमको लगेगा स्टैंडर्ड मक्खन है, अगर तुमने एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। तो आई बिलीव अभी तक की सारी बातें तुमको समझ में आ रही हैं, अभी तक की सारी बातें तुमको समझ में आ रही हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट में एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं। एक चीज बताना मुझे पार्टिकुलरली, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपॉइंट किया था? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने, एबीसी लिमिटेड ने किसे अपॉइंट किया था सर? केपीएमजी को अपॉइंट किया था। अब केपीएमजी क्या कर रहा है वहां पे? केपीएमजी क्या कर रहा है? क्या केपीएमजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन कर रहा है? नहीं, केपीएमजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करके अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं बता रहा है। केपीएमजी क्या कर रहा है? केपीएमजी हमें एश्योरेंस दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल्स। यानी केपीएमजी हमें एश्योरेंस दे रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी केपीएमजी को जिस पार्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए हायर किया गया है बाय द एबीसी लिमिटेड, दैट इज ए एश्योरेंस एंगेजमेंट। वो क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट है। और एश्योरेंस एंगेजमेंट में कौन सा सीरीज लगता है स्टैंडर्ड का? एसएई 3400 सीरीज लगता है। एसएई 3400 सीरीज लगता है। तो पार्टिकुलरली जब केपीएमजी का अपॉइंटमेंट एबीसी के द्वारा हुआ है तो वहां केपीएमजी के ऊपर लगने वाला है एसएई 3402। क्या लगने वाला है? एसएई 3402। तो यहां पे केपीएमजी के ऊपर लगने वाला है एसएई 3402, ठीक है ना। एसएई 3402 shall apply to the auditor of service organization. एसएई 3402 shall apply to the auditor of service organization. एसएई 3402 shall apply to the auditor of SO. तो यूजर एंटिटी के ऑडिटर के ऊपर क्या लगेगा सर? ऐसे 402 लगेगा। क्या लगेगा सर? ऐसे 402 लगेगा। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर के ऊपर क्या लगेगा सर? ऐसे ही 3402 लगेगा। ऐसे ही 3402 लगेगा। यानी 402 के आगे एक 3 ऐड हो जाएगा और ऐसे के आगे एक ई ऐड हो जाएगा। तो ऐसे के आगे एक ई ऐड हो जाएगा और 402 के पीछे में एक 3 ऐड हो जाएगा। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर के ऊपर लगने वाला है ऐसे ही 3402, ठीक है जी। अब एक चीज बताना, केपीएमजी का मेन काम क्या है यहाँ पे? केपीएमजी का काम है एश्योरेंस रिपोर्ट देना यूजर एंटिटी को। मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर का काम है एश्योरेंस रिपोर्ट देना यूजर एंटिटी को। और वो जो एश्योरेंस रिपोर्ट दिया जाता है वो दिया जाता है इन टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट। उसके लिए रिपोर्ट जो स्पेसिफाई किया गया है वो होता है टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट, ठीक है। तो टाइप 1 रिपोर्ट क्या होता है या टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है? टाइप 1 रिपोर्ट क्या होता है? टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है? देखो, जो टाइप 1 रिपोर्ट है ना, टाइप 1 रिपोर्ट में केपीएमजी क्या बताएगा? टाइप 1 रिपोर्ट में केपीएमजी बताएगा सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देगा अबाउट द डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। डिस्क्रिप्शन किस चीज के बारे में देगा? अबाउट द डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो इंप्लीमेंट किए गए हैं उसका डिजाइन सही है कि नहीं, उसका ढांचा सही है कि नहीं, सुटेबल कंट्रोल्स एज रिक्वायर्ड इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं, जिन कंट्रोल्स की जरूरत थी उन कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं, डिप्लॉय किया गया है कि नहीं बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन।
तो वो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा उस रिपोर्ट में अबाउट द डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अबाउट द डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो साथ ही साथ टाइप 1 रिपोर्ट में बताया जाएगा कि वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इफेक्टिव है कि नहीं। एक डिस्क्रिप्शन जाएगा अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं। मतलब सिंपल सी चीज अगर हम लोग बात करें तो वहां पे केपीएमजी ये बता देगा टाइप 1 रिपोर्ट में, इन्फोसिस को एक एश्योरेंस दे देगा कि देखो भैया जो कंट्रोल्स डिप्लॉय किया गया है बाय द एबीसी लिमिटेड उसका डिजाइन प्रॉपर है और वो कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, वो कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो टाइप 1 रिपोर्ट में ये दो चीजें आ जाती हैं, description about design of controls and description about effectiveness of internal controls, that the controls are fairly designed, that the controls are fairly designed। जो wording use होता है that the controls are fairly designed and working effectively, controls are fairly designed and working effectively। ठीक है जी। लेकिन टाइप 1 रिपोर्ट में एक अधूरापन है, टाइप 1 रिपोर्ट में एक इनकम्प्लीटनेस है। बताओगे क्या कि टाइप 1 रिपोर्ट में एक अधूरापन क्या है, टाइप 1 रिपोर्ट में एक इनकम्प्लीटनेस क्या है। अब मान लीजिए आप कहां के ऑडिटर हो, आप यूजर एंटिटी के ऑडिटर हो, आप पीडब्ल्यूसी हो वहां पे। अब हमें केपीएमजी ने एश्योरेंस दे दिया अबाउट द डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, दैट द कंट्रोल्स आर फेयरली डिजाइन एंड कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो तुम्हारा सवाल केपीएमजी से क्या होगा, तुम्हारा सवाल ये होगा कि आपको कैसे पता कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, आपको कैसे पता कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, आपको कैसे पता कि कंट्रोल के डिजाइन सुटेबल हैं, तुम ये पूछोगे। फिर तुमको केपीएमजी क्या बोलेगा, केपीएमजी बोलेगा अरे तू बावला है क्या, तुमने स्टैंडर्ड वगैरह नहीं पढ़ा क्या, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया है, मैंने बहुत सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए हैं, मैंने कंट्रोल टेस्टिंग करी है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने के बाद मुझे पता चला है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, कंट्रोल्स फेयरली ऑपरेट कर रहे हैं। तब तुम पूछोगे केपीएमजी से, यानी तब जाके पीडब्ल्यूसी पूछेगा केपीएमजी से कि सर आपने टाइप 1 रिपोर्ट में ये चीज तो बताई ही नहीं कि आपने कौन कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए हैं। आपने ये तो बता दिया कि कंट्रोल का डिजाइन सही है, आपने ये तो बता दिया कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, कंट्रोल्स फेयरली ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपने कौन कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करे हैं टू कम टू द कंक्लूजन कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है, आपने हमें इस बारे में तो जानकारी ही नहीं दी। तो फिर उस चीज के लिए आ गया टाइप 2 रिपोर्ट, उस चीज के लिए आ गया टाइप 2 रिपोर्ट। ठीक है। तब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं अपने को टाइप 1 रिपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि टाइप 1 रिपोर्ट में ना आप हमें बता ही नहीं रहे हो कि आपने कौन कौन से टीओसीज परफॉर्म करे हैं, हमें तो टीओसीज की भी जानकारी चाहिए। तब आ गया टाइप 2 रिपोर्ट। अब टाइप 1 रिपोर्ट में जो टाइप 1 रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, जो टाइप 1 रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन आएगा कि क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करा है, क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करा है ऑडिटर ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने टू अराइव एट ए कंक्लूजन दैट इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव। तो साथ में क्या आएगा, एक डिस्क्रिप्शन आएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का कि क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करा है ऑडिटर ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने टू अराइव एट ए कंक्लूजन दैट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इफेक्टिव। ठीक है। तो टाइप 1 कंट्रोल में दो बातें आएंगी, डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिजाइन ऑफ आईसी, डिस्क्रिप्शन अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी, और टाइप 2 कंट्रोल में तीन चीजें आएंगी, डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिजाइन ऑफ आईसी, डिस्क्रिप्शन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीओसीज परफॉर्म्ड टू कम टू द अबव कंक्लूजन। समझ रहे हो। तो बताओ ज्यादा रिलायबल कौन सा है, ज्यादा एग्जॉस्टिव कौन सा है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, टाइप 2 है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, टाइप 2 है। ठीक है ना। तो एक होता है टाइप 1 रिपोर्ट, एक होता है टाइप 2 रिपोर्ट। आई बिलीव दोनों के बीच डिफरेंस क्लियर हो गया है कि टाइप 1 में दो बातें आती हैं, टाइप 2 में तीन बातें आती हैं। तो टाइप 2 ज्यादा एग्जॉस्टिव है, टाइप 2 ज्यादा एग्जॉस्टिव है, और टाइप 1 कंपैरेटिवली ज्यादा कम एग्जॉस्टिव है। और हम कौन सा रिपोर्ट प्रेफर करेंगे, हमेशा टाइप 2 रिपोर्ट प्रेफर करेंगे। ठीक है ना। और जब वहां पे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर टाइप 1 रिपोर्ट बनाएगा, टाइप 2 रिपोर्ट बनाएगा, तो वो कौन से स्टैंडर्ड का ध्यान रखेगा, वो SAE 3402 का ध्यान रखेगा। किसका ध्यान रखेगा सर, SAE 3402 का ध्यान रखेगा। ठीक है जी। तो अभी तक आई बिलीव बातें क्लियर हैं। ठीक है ना। आपको जब नोट डाउन करना पोज करके नोट डाउन कर लेना यार। उसके बाद अब सेम सिनारियो में मैं कहानी को आगे लेके जा रहा हूं। इस सेम एग्जांपल में अब मान लीजिए कहानी में एक ट्विस्ट आ रही है। ट्विस्ट क्या आ रही है, इन्फोसिस लिमिटेड ने काम किसको आउटसोर्स किया था, इन्फोसिस लिमिटेड ने काम एबीसी लिमिटेड को आउटसोर्स किया था।
अब एबीसी लिमिटेड भी आगे आउटसोर्स करके काम करवा रही है। एबीसी लिमिटेड ने भी क्या कर रखा है, काम आगे आउटसोर्स कर रखा है, आउटसोर्स करके काम कराती है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि एक बड़ी कंपनी क्या करती है यार, एक थर्ड पार्टी को ढूंढती है और उस थर्ड पार्टी को सारा काम आउटसोर्स कर देती है जो भी उसे कराना है। लेकिन प्रैक्टिकली वो थर्ड पार्टी भी सारा काम इन हाउस नहीं कर रहा होता, वो कुछ चीजें इन हाउस कर रहा होता है, कुछ चीजें वो भी आउटसोर्स कर रहा होता है, तो वो भी आगे आउटसोर्स कर देता है। ठीक है, वो भी आगे आउटसोर्स कर देता है। बट यूजर एंटिटी का जो कोऑर्डिनेशन रहता है, यूजर एंटिटी का जो इंटरेक्शन रहता है, वो किसके साथ रहता है, वो रहता है पार्टिकुलरली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब मान लो सेम एग्जांपल में एबीसी लिमिटेड ने आउटसोर्स कर दिया है फंक्शन, फर्दर फंक्शन टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है इसको सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। तो अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने भी काम आगे आउटसोर्स कर दिया है टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाएगा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाएगा सर, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब सर ऊपर जो रिपोर्ट मैंने ऑब्टेन करा था उसमें एक दिक्कत है, ऊपर जो मैंने एक रिपोर्ट ऑब्टेन करा था उसमें दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है, ये जो टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट मैंने ऑब्टेन करा था ना, उसमें कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन है एबीसी लिमिटेड के रिस्पेक्ट में। उसमें जो कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन है वो एबीसी लिमिटेड के रिस्पेक्ट में है, लेकिन सिर्फ एबीसी लिमिटेड के कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। अब क्या हमारा काम चल जाएगा जब एबीसी लिमिटेड ने आगे काम एक्स वाई जेड को आउटसोर्स किया हुआ है? द आंसर इज नो। अब कहीं ना कहीं अपने को उस पार्टिकुलर रिपोर्ट में क्या चाहिएगा, अब अपने को उस पार्टिकुलर रिपोर्ट में आगे एक्स वाई जेड ने कैसे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन चाहिएगा। समझ पा रहे हो? अगर यहां पे सारा काम एबीसी के पास ही होता, एबीसी ही सारा काम परफॉर्म कर रहा होता इन्फोसिस को, सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन आ रहा है कंट्रोल्स ऑफ एबीसी लिमिटेड का, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर माय का वर्क। बट प्रैक्टिकली हुआ क्या है कि एबीसी ने भी आगे काम आउटसोर्स कर दिया है एक्स वाई जेड को। तो अब अगर उसके एबीसी लिमिटेड का जो रिपोर्ट है, टाइप 1 रिपोर्ट टाइप 2 रिपोर्ट है, उसमें सिर्फ एबीसी के कंट्रोल का डिजाइन डिस्क्रिप्शन आएगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, उसमें मेरे को एक्स वाई जेड के कंट्रोल का भी डिजाइन डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है जी। तो यानी कि अब जो मेरे को रिपोर्ट मिलेगा ना, अब जो मेरे को रिपोर्ट मिलेगा ना, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट मिलेगा ना, किसको मिलेगा, ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी को मिलेगा। उसमें दो अप्रोचेस होंगे। पहला अप्रोच जिसमें कंट्रोल्स का डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा। ठीक है, और दूसरा अप्रोच जिसमें कंट्रोल्स का जो डिस्क्रिप्शन होगा, कंट्रोल्स का जो डिजाइन होगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स एंड डिजाइन के बारे में भी डिस्क्रिप्शन होगा, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में भी डिस्क्रिप्शन होगा। तो यहां पे दो अप्रोच स्पेसिफाई किया गया है एश्योरेंस रिपोर्ट का, टू अप्रोच। एक होता है कार्विन मेथड या इंक्लूसिव मेथड, और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव मेथड या कार्व आउट मेथड। एक होता है कार्विन मेथड जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड, एक होता है कार्व आउट मेथड जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है, अब नाम से देखो, कार्विन इंक्लूसिव मेथड मतलब इंक्लूड कर दिया, मतलब सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को भी उसी रिपोर्ट में इंक्लूड कर दिया, नाम से समझो। कार्व आउट मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूड कर दिया, यानी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को उस रिपोर्ट से एक्सक्लूड कर दिया। समझ रहे हो? तो कार्विन मेथड या इंक्लूसिव मेथड, कार्विन मेथड या इंक्लूसिव मेथड, इसका मतलब क्या है, इफ टाइप 1 ऑब्लिक टाइप 2 रिपोर्ट includes the design and description of controls at the SSO मतलब सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, it is called as the inclusive method or Carvin method. If type 1 ऑब्लिक टाइप 2 report includes the design and description of controls at the SSO, इसको बोलते हैं inclusive method या Carvin method. And if they do not include, it is called as the exclusive method या carve out method. मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। If type 1 ऑब्लिक टाइप 2 report do not include the design and description of controls at SSO, it is known as the exclusive or carve out method. तो inclusive है यानी कि वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स भी इंक्लूडेड है उसी रिपोर्ट में, एक्सक्लूसिव है यानी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल्स उस रिपोर्ट में एक्सक्लूडेड है। अब कब तुम कार्विन मेथड यूज करोगे, कब तुम कार्व आउट मेथड यूज करोगे, तो अरे भैया लॉजिकल सी चीज है ना, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने आगे काम सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी आउटसोर्स कर रखा होगा, सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो तुम उसे बोलोगे कि अपने रिपोर्ट में तुम सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स में इंक्लूड करके दो, तो वहां पे कार्विन मेथड यूज होगा, इंक्लूसिव मेथड यूज होगा। और अगर
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने आगे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को काम आउटसोर्स किया हुआ ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक सी चीज है कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में जो कंट्रोल्स है वो उसमें नहीं आएगा। इसका मतलब वहां कार्व आउट मेथड यूज होगा। क्या यूज होगा? कार्व आउट मेथड यूज होगा। ठीक है जी। तो तुम समझ लो, ये अभी तक पूरा ऐसे का सार है। इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग स्टैंडर्ड के मेन क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। ओवरऑल मैं तुमको स्टैंडर्ड के 3 कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, 3 क्वेश्चंस कराऊंगा। उन्हीं 3 क्वेश्चंस में से 99% चांसेस है कि आपके एग्जाम में से पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया ये आपको याद रखना है, और मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, आपको उतना याद रखना है। तो पहले अभी तक जो भी हमने किया सर उसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपके सामने बस स्लाइड्स रख रहा हूं, फिर मैं इसको आप पोज करके क्या कर सकते हो सर? नोट डाउन कर सकते हो। सो अब चलो मेन क्वेश्चंस में आ जाते हैं अपने, जो स्टैंडर्ड के लिए अपने मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। राइट। सबसे पहला, obtaining an understanding of services provided by the service organization including internal control system। कि भाई एज ए ऑडिटर मुझे क्या करना है सर? ऐसे 315 अप्लाई करना है। एज ए ऑडिटर मुझे ऐसे 315 अप्लाई करना है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो मेरे को ऐसे 315 अप्लाई करना है और मेरे को अंडरस्टैंडिंग लेनी है उन सर्विसेज की जो कि एसओ प्रोवाइड कर रहा है यूजर एंटिटी को, इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है कि एक कंपनी है, मान लो पेरोल सर्विसेज आउटसोर्स कर रही है। अब एज ए ऑडिटर तुम अंडरस्टैंडिंग लोगे, तो अंडरस्टैंडिंग कौन सी चीज़ों की लोगे? ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग 4 चीज़ों के बारे में लेनी है सर। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि आखिरकार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से सर्विसेज यूजर एंटिटी को रेंडर कर रही है, और वो सर्विसेज कितनी सिग्निफिकेंट है, वो सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो जो ट्रांजैक्शंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एंड में प्रोसेस हो रहा है वो कितने मटेरियल है,
क्योंकि अल्टीमेटली एज ए ऑडिटर आई एम ऑलवेज कंसर्न विद द मेटलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस एज पर एस 320। तो मैं क्या देखूंगा कि वो जो ट्रांजैक्शंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के वहां पे प्रोसेस हो रहा है वो कितने मटेरियल है। तीसरी चीज मैं देखूंगा कि आखिरकार यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या है। ध्यान से इन वर्डिंग्स को सुनना कि यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या है। एक तो ये सिचुएशन हो गया कि यूजर एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को काम आउटसोर्स किया और काम आउटसोर्स करके छोड़ दिया। ठीक है भाई, काम आउटसोर्स किया, आउटसोर्स करके छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यूजर एंटिटी खुद ही इतनी सीरियस नहीं है, कंट्रोल्स में लैप्सेस होने के ज्यादा चांसेस हैं। और दूसरा, यूजर एंटिटी ने अपने एंड से भी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगा रखे हैं। यूजर एंटिटी ने अपने एंड से भी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगा रखे हैं टू एंश्योर कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से उनको बेहतर काम मिले, अच्छा काम मिले। यानी यूजर एंटिटी ने खुद अपने एंड से भी कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स अच्छे लगा रखे हैं। तो मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि क्या यूजर एंटिटी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल लगा पा रहा है ओवर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और चौथी चीज मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के बीच रिश्ता क्या है, दोनों के बीच रिश्ता क्या है, इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे, जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे, जो भी सर्विस एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच, मैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लूंगा। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं मैं तुमको, तो जब हम लोग ऑडिट करने के लिए गए थे और जब हमने पार्टिकुलरली इस चीज को ऑडिट किया था कि हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे ऑफ द एक्टिविटीज आउटसोर्स्ड, कि हम जिस लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करने के लिए गए थे उसने भी क्या कर रखा था सर, अपनी एक्टिविटीज आउटसोर्स कर रखी थी। अब नाम नहीं लूंगा तुम्हारे सामने, बट रियल स्टोरी है। तो उसने भी क्या कर रखी थी सर, अपनी एक्टिविटीज आउटसोर्स कर रखी थी। अब पार्टिकुलरली हम लोग क्या कर रहे थे, एग्जामिनेशन कर रहे थे। हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे थे कि भाई वो जो कंट्रोल्स आउटसोर्स किया गया है वो कितना इफेक्टिव है। अब मेरा वो फर्स्ट असाइनमेंट था, फर्स्ट ऑडिट असाइनमेंट। तो मुझे दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कि ये यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार इसको रीड करो और बताओ कि चीजें प्रॉपर है कि नहीं। अब उन्होंने भी मजे मजे में दे दिए थे, क्योंकि पार्टिकुलरली उनको ये पता था कि ये लड़का ना लॉ पढ़ाता है। उस वक्त क्या है कि मैंने इंटर एग्जाम क्लियर करते ही इंटर का ऑडिट लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो उनको भी ये पता था कि ये लड़का लॉ पढ़ाता है। तो मजे मजे में दे दिए थे उन्होंने कि चलो भाई एक काम करो, ये कॉन्ट्रैक्ट के लेटर से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिन करो और देखो सब कुछ सही है कि नहीं। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से एग्जामिन करा। अब कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से एग्जामिन करा, बाकी और भी रेफरेंसेस के लिए अलग अलग जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स मिल सकते हैं उनको ऑब्टेन किया, अच्छे से वेरीफाई किया। और जब मैंने 3 से 4 बार कॉन्ट्रैक्ट को रीड किया तो मेरे आंखें खुली की खुली रह गई कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैनेजमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल रखा था, और वो था रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। कि अरे भैया आप जब अपना एक्टिविटीज आउटसोर्स कर रहे हो ऐसो को, तो पार्टिकुलरली ऐसो को क्या करना है, उस चीज का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। और उस कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में जिक्र उस एग्रीमेंट में था ही नहीं। मैंने अपने सीनियर्स को बोला, सीनियर्स ने उनके मैनेजमेंट को बोला, एंड दे गॉट इट करेक्टेड। एंड आपको पता है आर्टिकलशिप में क्या होता है, सारे क्रेडिट सीनियर्स ले गए, तो वो अलग बात है। बट मुद्दा क्या है कि कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स वेरीफाई करना पड़ा। कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स वेरीफाई करते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं। तो 4 चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सबसे पहले सर्विसेज, नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसओ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। दूसरा मैटरिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड, ठीक है। तीसरा इंटरेक्शन, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंटिटी एंड एसओ। एंड चौथा रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि यूजर एंटिटी का ऑडिटर रीम्स की अंडरस्टैंडिंग लेगा, यूजर एंटिटी का ऑडिटर रीम्स की अंडरस्टैंडिंग लेगा, रील्स नहीं रीम्स। बोलो मेरे साथ, बोलो रीम्स। किसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, रीम्स। व्हाट इज रीम्स? आर फॉर रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग लेगा, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। आई फॉर इंटरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग लेगा, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंटिटी एंड एसओ। तीसरा मैटरिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड की अंडरस्टैंडिंग लेगा। एंड चौथा सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग लेगा कि नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसओ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो पहला रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग लेगा, दूसरा इंटरेक्शन की लेगा यानी डिग्री ऑफ इंटरेक्शन की लेगा, तीसरा मैटरिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड की लेगा, और चौथा सर्विसेज की लेगा यानी नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसओ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करना इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर व्हेन आर एसओ सर्विसेज रेलेवेंट टू ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटी। तो जब हमने स्टैंडर्ड्स की शुरुआत करी थी तब भी मैंने तुमको बताया था कि एज ए ऑडिटर मेरा बॉदरेशन कब है, मेरे लिए 402 कब लगेगा, कि जब जो एक्टिविटीज यूजर एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया हुआ है वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। अगर वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट ही नहीं है तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो 402 मेरे ऊपर लगेगा ही नहीं।
अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि जो सर्विसेज एसओ यूजर एंटिटी को प्रोवाइड कर रहा है वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। तो ऐसे 402 यहाँ पे हमें गाइडेंस देता है और बताता है कि जो सर्विसेज एसओ यूजर एंटिटी को प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो यूजर एंटिटी की 6 चीजें अफेक्ट करता है, या अगर वो यूजर एंटिटी की 6 चीजें अफेक्ट करता है, 6 में से कुछ भी अफेक्ट करता है, तो यानी कि वो तुम्हारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। और अगर वो 6 में से किसी चीज को भी अफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी वो तुम्हारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज यूजर एंटिटी को दे रहा है, अगर वो तुम्हारे ऑडिट में 6 चीजें अफेक्ट करता है, तब वो तुम्हारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, अदरवाइज वो तुम्हारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं है। कौन सी चीज है सर? लॉजिकल सी चीज है, बिना आंसर देखे भी मैं लॉजिकली सोच सकता हूं कि जो सर्विसेज एसओ यूजर एंटिटी को दे रहा है, मान लो वो यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, तो बताओ भैया कि अगर वो यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, तो क्या वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है? 100% यस, वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। ठीक है ना। मान लो जो सर्विसेज पार्टिकुलरली एसओ यूजर एंटिटी को दे रहा है, उसकी वजह से जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूजर एंटिटी मेंटेन करता है, उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में प्रभाव आ रहा है। तो सोच के देखो, अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में प्रभाव आ रहा है तो क्या वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है? अगेन द आंसर इज 100% यस। ठीक है। या मान लो लेट अस से कि जो सर्विसेज एसओ यूजर एंटिटी को दे रहा है, उसकी वजह से यूजर एंटिटी के P&L में अफेक्ट आता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में अफेक्ट आता है, तो क्या वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है? अगेन द आंसर इज यस, तब वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट होगा ही होगा। ठीक है, मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट होगा ही होगा। तो कहीं भी अगर जो सर्विसेज यूजर एंटिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है ना, वो अकाउंटिंग सिस्टम को अफेक्ट करे, अकाउंटिंग बनाने के प्रोसेस को अफेक्ट करे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट करे, जर्नल एंट्रीज वगैरह को अफेक्ट करे, सीओटी को अफेक्ट करे, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करे, यूजर एंटिटी के आईटी सिस्टम को अफेक्ट करे, तो लॉजिकल सा चीज है यार, वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। लेकिन वो ना एफआर को अफेक्ट कर रहा है, ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अफेक्ट हो रहा है। मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जो काम आउटसोर्स किया ना, उससे कहीं भी यूजर एंटिटी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। यूजर एंटिटी जो जर्नल्स बना रही है, यूजर एंटिटी जो अकाउंटिंग कर रही है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कर रही है, जो P&L बना रही है, कहीं भी अफेक्ट नहीं हो रहा। अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने काम ढंग से नहीं भी करा तो कहीं भी यूजर एंटिटी का P&L अफेक्ट नहीं हो रहा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्ट नहीं हो रहा, अकाउंटिंग बनाने का तरीका अफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में कहीं कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो बताओ क्या वो रेलिवेंट है मेरे ऑडिट के लिए? द आंसर इज नो, वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे 6 बातें दी हुई हैं, 6 बातें दी हुई हैं कि अगर जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिटर यूजर एंटिटी को देता है, अगर वो 6 में से किसी एक चीज को भी अफेक्ट कर रहा है ना, तो वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। कौन सी 6 चीजें हैं सर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लॉजिकल सी चीज है। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस जो भी सिग्निफिकेंट है यूजर एंटिटी के लिए, या फिर जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूजर एंटिटी बना रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैनुअल फॉर्म। ठीक है, या फिर जो भी प्रोसीजर यूजर एंटिटी यूज कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, या फिर यूजर एंटिटी के आईटी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, या फिर जो जर्नल एंट्रीज यूजर एंटिटी पास करती है। तो जर्नल एंट्रीज जब यूजर एंटिटी पास करती है, तुमको पता है सबसे ज्यादा रिस्की जर्नल एंट्रीज कौन सी होती है? सबसे ज्यादा रिस्की जर्नल एंट्रीज कि अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुआ, अगर कोई नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसका जर्नल रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। कि अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुआ, कोई नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसका जर्नल रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। रेकरिंग ट्रांजैक्शंस का, यूजुअल ट्रांजैक्शंस का जर्नल हर कोई पास कर लेगा, लेकिन पार्टिकुलरली कोई नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन हुआ, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसका जर्नल अप्रोप्रिएटली पास हो रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसे जर्नल एंट्रीज के रिस्पेक्ट में जो कंट्रोल्स हैं टू पास द नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शंस या टू रिकॉर्ड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, ऐसे जर्नल एंट्रीज के रिस्पेक्ट में जो कंट्रोल्स हैं उनको वो एक्टिविटीज अफेक्ट कर रही है, तब भी वो हमारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 बातें दी हुई हैं। सीओटी सिग्निफिकेंट टू यूजर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफआर प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहे वो प्रिपेयर किया गया हो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैनुअल फॉर्म, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अनयूजुअल ऑब्लिक नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शंस, या फिर प्रोसीजर यूज्ड टू कैप्चर द ट्रांजैक्शंस, चाहे वो प्रोसीजर्स आईटी सिस्टम में हो या मैनुअल सिस्टम में हो या फिर आईटी सिस्टम। तो अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर एंटिटी को जो फंक्शंस आउटसोर्स कर रही हैं वो इन 6 में से किसी भी एक चीज को अफेक्ट कर रही हैं, सीओटी को अफेक्ट कर रही हैं यूजर एंटिटी के एंड पे, एफआर प्रोसेस को अफेक्ट कर रही हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अफेक्ट कर रही हैं, जर्नल एंट्रीज के कंट्रोल्स को अफेक्ट कर रही हैं, आईटी सिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं, अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करने के प्रोसेस को अफेक्ट कर रही हैं, तब वो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। इसको याद करने का तरीका ये कि तुम यूज कर सकते हो कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है, जब जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है
वो यूजर एंटिटी को जो सर्विसेज दे रही हैं, अगर वो कंपनी का जो भी सीएफए है, कंपनी का जो भी सीएफए है, यूजर एंटिटी के ऑडिटर का जो भी सीएफए है, उसका पिक लेने के लिए सक्षम है, इट इज एबल टू टेक द पिक ऑफ द सीएफए, पिक ऑफ द सीएफए, तो इन दैट सिचुएशन वो सर्विसेज मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है, दैट इज सीएफए पिक, सीएफए पिक, ठीक है ना, सीएफए पिक। या तुम ये याद रख सकते हो सीएफए पिकनिक में गया, सीएफए पिकनिक में गया, सीएफए पिक। तो व्हाट इज सीएफए पिक? सी फॉर सीओटी, सिग्निफिकेंट टू यूजर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हुआ हो या मैनुअल फॉर्म में मेंटेन हुआ हो। C for control surrounding journal entries to record unusual oblique non-recurring transaction, ठीक है। उसके अलावा procedures used to capture transactions, that is procedures within the IT system and manual system, या फिर IT system, ठीक है। तो ये 6 चीजें, अगर इन 6 में से एक भी चीज अफेक्ट हो रही है तो यानी कि वो ट्रांजैक्शंस, वो जो सर्विसेज रेंडर हो रही हैं वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, वरना वो मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनल आता है रिपोर्टिंग, तो जब भी रिपोर्टिंग का जिक्र होता है यार, ऐसे 700 705 हमेशा लग जाता है। अगर हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो 700 लगेगा, अगर हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो 705 लगेगा। तो यहां भी रिपोर्टिंग 2 फेजेस में डिवाइडेड है, एक मॉडिफाइड, एक अनमॉडिफाइड। अब इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव था टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू द यूजर एंटिटी, राइट। तो सिंपल सी चीज है, अगर उस चीज के रिस्पेक्ट में मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ले पा रहा हूं, मैं दूंगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और अगर मैं एविडेंस नहीं ले पा रहा हूं, मैं दूंगा मॉडिफाइड ओपिनियन। इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव था यूजर एंटिटी के ऑडिटर का, वो था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेना रिगार्डिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसओ टू द यूजर एंटिटी। तो अगर मैं एविडेंसेस ले पा रहा हूं, मैं दूंगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और नहीं ले पा रहा हूं तो मैं दूंगा मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर 705। तो मॉडिफाई कर दूंगा ओपिनियन को इफ आई एम अनएबल टू ऑब्टेन एसडब्ल्यूई रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसओ, और अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा अगर एविडेंसेस ले पा रहा हूं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूं ना, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप यूजर एंटिटी के ऑडिटर हो, अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो तो आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है, उसने जो रिपोर्ट आपको दिया है, आप उस चीज का रेफरेंस कहीं भी अपने रिपोर्ट में नहीं दोगे। क्या बोलता है स्टैंडर्ड? कि अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, सो इन दैट सिचुएशन आपने भले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर का काम यूज करा है, बट आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर का जो वर्क का रेफरेंस है वो अपने रिपोर्ट में नहीं दोगे। अदरवाइज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसा लगेगा कि उस ओपिनियन के लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं हो। जबकि एज ए ऑडिटर ऑफ द यूजर एंटिटी उस ओपिनियन के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं, ठीक है ना, उस ओपिनियन के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। बट प्रैक्टिकली मैं तुमको बताऊं, जब भी काम आउटसोर्स किया जाता है तो उस रिस्पेक्ट पे हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, हम हेडेक ही नहीं पालते हैं। हम लिख देते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड बाय अस वी रिपोर्ट दैट एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दिस मटेरियल सर्विसेज आर आउटसोर्स टू द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वहां मेरे को 1% पे दिक्कत नजर आती है तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे देता हूं। अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा तो स्टैंडर्ड बोलता है आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के काम का रेफरेंस नहीं दोगे, ठीक है। और आगे चल के ये भी बोला हुआ है, बोला अब नॉर्मली तो आप क्या नहीं करोगे सर, एसओ की रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दोगे जब भी आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। बट अगर लॉ एंड रेगुलेशन के किसी रिक्वायरमेंट की वजह से, अगर लॉ रेगुलेशन के किसी रिक्वायरमेंट की वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, एसओ के ऑडिटर का रेफरेंस अपने रिपोर्ट में देना पड़ रहा है, तो एक चीज आप समझ लो, एक चीज आप जान लो कि उसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, उसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। So if due to the requirement of law regulation, auditor has to give reference to the SO report, it shall not diminish the responsibility of auditor of user entity about his opinion. If due to the requirement of law regulation, auditor has to give reference of SO report, it shall not diminish responsibility of auditor of user entity about his opinion. तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है सर, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बाकी इसके अलावा बुक एक बार रीड कर सकते हो, बट जितना मैंने कराया उतना भी कर लोगे, इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड में काम चल जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है।